हेलो गाइस, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जियन तेजी से फॉलन गॉड माउंटेन रेंज की तरफ बढ़ रहा था। कुछ ही देर में वो वहां पर पहुंच जाता है और बिना कुछ सोचे समझे फॉलन गॉड माउंटेन रेंज में एंटर कर जाता है। खुशकिस्मती से फॉलन गॉड माउंटेन रेंज में एंटर करते वक्त उसे कोई रोकता नहीं है। माउंटेन रेंज में पहुंचते ही जिनलिन सर्चिंग माउस बाहर निकाल लेती है, जिसमें लिटिल फेरी डॉक्टर ने अपना पॉइजन डाल रखा था। वो सर्चिंग माउस लिटिल फेरी डॉक्टर को कुछ ही पलों में ढूंढ लेता है। अब आगे हमें जियन और जिनलिन को दिखाया जाता है, जो एक पहाड़ के नीचे खड़े थे। दोनों की ही नज़रें पहाड़ के ऊपर थी, जहाँ पर अभी आइस रिवर वैली के कई सारे डिसाइपल्स खड़े थे। सभी की नज़रें एक ही जगह पर थीं, उस पहाड़ की एक गुफा की तरफ। गुफा के एंट्रेंस पर एक लड़की खड़ी थी। उस लड़की को देख जियन के मुंह से बस ये 3 शब्द निकलते हैं, लिटिल फेरी डॉक्टर। हाँ, वो लड़की लिटिल फेरी डॉक्टर ही थी। अभी के लिए उसकी कंडीशन कुछ खास अच्छी नहीं थी, लेकिन उसे देखकर जियन राहत की सांस लेता है, क्योंकि भले ही लिटिल फेरी डॉक्टर अभी घायल थी, लेकिन वो अभी तक मरी नहीं थी। और अगर जियन को मौका मिलता तो वो बहुत जल्दी ही लिटिल फेरी डॉक्टर को ठीक कर सकता था, मगर उससे पहले उसे लिटिल फेरी डॉक्टर को यहाँ मौजूद आइस रिवर वैली के सभी डिसाइपल्स और एल्डर से बचाना होगा। यही सोचकर जियन आसपास देखने लगता है। तभी उसकी नज़र आसमान में पड़ती है। आसमान में एक एल्डर खड़ा था। वो बिना किसी सपोर्ट के आसमान में खड़ा था, जिसका मतलब था कि वो एक डाउजोंग है। जियन ध्यान से उसे देखता है और कुछ ही पलों में उसकी आंखें शौक से बड़ी हो जाती हैं। वो एल्डर एक 6 स्टार डाउजोंग था। जियन अपनी नज़रें चारों तरफ फिराने लगता है, क्योंकि यहाँ पर वही अकेला एक एल्डर नहीं था। एक एक कर कर जियन की नज़रें सभी आइस रिवर वैली के डिसाइपल से होते हुए 2 एल्डर पर जाकर रुकती हैं, जो एक दूसरे पहाड़ पर खड़े थे। और जियन की आंखें परेशानी से भर जाती हैं, क्योंकि उन दोनों में से एक एल्डर 6 स्टार डाउजोंग था और दूसरा एल्डर भले ही अभी के लिए 2 स्टार डाउजोंग था, लेकिन उसकी पावर भी कमाल की थी। अभी के लिए यहाँ पर 2 6 स्टार डाउजोंग और एक 2 स्टार डाउजोंग था। और यहाँ पर बस ये 3 एल्डर नहीं थे, बल्कि इस पूरे पहाड़ को अभी के लिए आइस रिवर वैली के 100 से भी ज़्यादा डिसाइपल्स ने घेर रखा था, जो किसी भी पल लिटिल फेरी डॉक्टर पर हमला करने के लिए तैयार थे। ये देख जियन लिटिल फेरी डॉक्टर की हेल्प के लिए जाने लगता है, तो जिनलिन उसे रोकती है और कहती है, भाई जियन, आइस रिवर वैली के ये दोनों 6 स्टार डाउजोंग लेवल के वॉरियर एल्डर बिंगफू और एल्डर बिंग यू हैं। ये दोनों ही बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं, और अगर ये साथ में लड़ना शुरू कर दें तो एक 7 स्टार और 8 स्टार डाउजोंग भी इन्हें नहीं हरा सकता है, इसलिए आप संभल कर रहना। तो जियन हाँ में सिर हिला देता है। जियन को अभी एक 6 स्टार डाउजोंग की इतनी फिक्र नहीं थी, क्योंकि वो खुद अभी के लिए एक पावरफुल वॉरियर बन चुका था। उसके पास स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज आ गया था, जिसने उसकी पावर पहले से भी कई गुना ज़्यादा बढ़ा दी थी। और साथ ही साथ मदद के लिए उसके पास अभी के लिए डेमन पपेट और टियाना हाउ भी थे, जिन्हें वो जब चाहे तब मदद के लिए बुला सकता था। यही सोच लिटिल फेरी डॉक्टर की मदद के लिए जियन तेजी से पहाड़ पर जाने लगता है। इधर हमें आसमान में उड़ रहे उस एल्डर को दिखाया जाता है, जो लिटिल फेरी डॉक्टर को देखते हुए कहता है, पॉइजन लेडी, मैं कह रहा हूँ अब आप और भाग नहीं पाएंगी, इसलिए सरेंडर कर दीजिए। और मैं आपको एक बात बता दूं, पिछली बार फाइट में जो हमने हमला किया था, वो हमला सीधा जाकर आपको लगा था, और उस हमले में हम दोनों की खतरनाक आइस जून फोर्स थी। अगर आपने सरेंडर नहीं किया तो अगले 1 महीने में ही ये आइस जून फोर्स आपकी सारी की सारी लाइफ फोर्स खा जाएगी और आपको मार देगी। इसलिए आपके लिए अच्छा यही रहेगा कि आज आप हमारे सामने घुटने टेक दें और सरेंडर कर दें। आइस जून फोर्स आइस रिवर वैली के योद्धाओं के पास मौजूद एक पावरफुल एनर्जी थी। ये एनर्जी इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि इनसे एक डाउजोंग लेवल का वॉरियर भी घुट घुट कर मर सकता था। अगर ये फोर्स किसी योद्धा के अंदर चली जाती थी तो धीरे धीरे ये फोर्स उसी योद्धा की लाइफ फोर्स को जमाना शुरू कर देती थी, और लाइफ फोर्स जमने से अगले कुछ ही महीनों में वो योद्धा मारा जाता था। आइस रिवर वैली की एक खतरनाक टेक्निक कई सारे फैक्शन को डराती थी, यहाँ तक कि बर्निंग फ्लेम वैली भी इस खतरनाक फोर्स से डरती थी, क्योंकि बर्निंग फ्लेम वैली के हर एक योद्धा के पास
इसका इलाज नहीं था और लिटिल फेरी डॉक्टर के पास भी इसका कोई इलाज नहीं था। इसीलिए लिटिल फेरी डॉक्टर को धमकी देते वक्त एल्डर बहुत ही कॉन्फिडेंट था। वो आगे कहता है, हमारे साथ आइस रिवर वैली में लौटना ही आपके लिए बचने का एक चांस है। इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इसलिए मैं आपको एक और बार कह रहा हूँ, सरेंडर कर दीजिए। एल्डर की बातें सुन लिटिल फेरी डॉक्टर की आंखों में एक गुस्सा भर आता है। वो गुस्से में कहती है, मैं जानती हूँ तुम लोग मुझे आइस रिवर वैली में क्यों ले जाना चाहते हो। तुम लोग मुझसे मेरी ये पॉइजन बॉडी छीनना चाहते हो ना, पर जान लो मैं तुम्हें मेरी पॉइजन बॉडी कभी नहीं दूंगी। मैं मर जाऊंगी पर कभी भी तुम्हारे हाथ मेरी ये पॉइजन बॉडी नहीं लगने दूंगी। और चिंता मत करो तुम, अगर आज इस फाइट में मैं नहीं जीत पाई तो मैं खुद ही अपनी बॉडी को एक्सप्लोड कर लूँगी और मेरी बॉडी की वजह से हुआ एक्सप्लोजन किसी नॉर्मल एक्सप्लोजन से 100 गुना ज़्यादा पावरफुल होगा, जो इस आसपास के हज़ारों किलोमीटर एरिया के साथ साथ तुम्हारे उस पूरे के पूरे आइस रिवर वैली को भी तबाह कर देगा। लिटिल फेरी डॉक्टर को अभी भले ही इतने सारे योद्धाओं ने घेर रखा था, लेकिन उसने अभी तक हार नहीं मानी थी। लिटिल फेरी डॉक्टर की बात सुन अब हवा में उड़ रहे उस एल्डर के मन में गुस्सा भर आता है। वो गुस्से में कहता है, अच्छा तो आप सरेंडर नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। अगर आप सरेंडर नहीं करेंगे तो मेरे पास और भी कई सारे पैतरे हैं जिनके दम पर मैं आपको पकड़कर हमारी आइस रिवर वैली में ले जा सकता हूँ। ये कहकर वो एल्डर हमले के लिए तैयार हो जाता है। एल्डर जोर से अपना पैर आसमान में मारता है और तेजी से लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ आगे बढ़ने लगता है। वो अपना हाथ लहराता है। उसके हाथ लहराते ही बहुत सारे आइस से बने क्रिस्टल पूरे माउंटेन रेंज को घेर लेते हैं। ये आइस से बने क्रिस्टल किसी मिसाइल जैसे लग रहे थे, जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थे। आइस क्रिस्टल को देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर की आंखों में भी अब हार आ जाती है। वो समझ गई थी कि वो चाहकर भी इस फाइट को नहीं जीत सकती है, और अगर वो इस फाइट को जीत भी गई, उसने इस एल्डर बिंगजू को हरा भी दिया, तो अभी के लिए वो एल्डर बिंगफू और वो 2 स्टार डाओजोंग भी बाकी था, और लिटिल फेरी डॉक्टर चाहकर भी अकेले इन तीनों को नहीं हरा सकती थी। लिटिल फेरी डॉक्टर मन ही मन बड़बड़ाई, मैं इन्हें नहीं हरा सकती हूँ, लगता है अब मुझे सेल्फ डिस्ट्रक्शन कर ही लेना चाहिए। सॉरी जियन, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारी जर्नी में तुम्हारे साथ रहूँगी, पर आज मुझे एक कदम उठाना पड़ रहा है, इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। अभी लिटिल फेरी डॉक्टर सेल्फ डिस्ट्रक्शन करने जा ही रही थी, तभी उसे वादा याद आता है। उसने जियन से वादा किया था कि वो कभी भी अपने इस पॉइजन से खुद को नहीं मारेगी। कोई भी वजह क्यों ना हो, वो सुसाइड करने की कोशिश नहीं करेगी। ये वादा याद आते ही लिटिल फेरी डॉक्टर खुद को रोक लेती है, लेकिन आइस क्रिस्टल का वो हमला तेजी से उसकी तरफ अभी भी बढ़ रहा था। इसलिए उनका सामना करने के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर जल्दी से अपनी डोईकुई एक्टिवेट कर लेती है। उसकी डोईकुई कुछ ही पलों में उसकी पूरी बॉडी को कवर कर लेती है, लेकिन इतना उसे बचाने के लिए काफ़ी नहीं था। इसलिए वो अपनी डोईकुई को और ज़्यादा बढ़ा देती है। कुछ ही पलों में उसकी डोईकुई पूरी गुफा में फैल जाती है। यहाँ तक कि अभी के लिए एंट्रेंस भी उसकी डोईकुई से किसी बैरियर में बदल गई थी, जिस बैरियर को पार करना किसी भी योद्धा के लिए लगभग नामुमकिन होगा। आइस क्रिस्टल भी गुफा के पास पहुंच गए थे। अगले कुछ ही पलों में वो सीधा जाकर लिटिल फेरी डॉक्टर की डोईकुई से टकरा जाते हैं। जोरदार आवाज़ों के साथ वो लिटिल फेरी डॉक्टर की डोईकुई खत्म करने लगते हैं, लेकिन अच्छी बात ये थी कि ये हमला ज़्यादा खतरनाक नहीं था और लिटिल फेरी डॉक्टर ने अपने डोईकुई से इस हमले का सामना कर लिया था। मगर इस दौरान कुछ आइस क्रिस्टल्स गुफा के आसपास लग गए थे, जिससे गुफा का एंट्रेंस का साइज अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था और लिटिल फेरी डॉक्टर अब और इसमें छिपकर नहीं रह सकती थी। वो अभी ना तो लड़ सकती थी और ना ही छिप सकती थी। उसके पास अभी एक ही रास्ता था। क्या मुझे भाग जाना चाहिए? लिटिल फेरी डॉक्टर मन ही मन बुदबुदाई। उसका ऐसा सोचना सही भी था। अभी के लिए उसके पास इतनी पावर नहीं थी कि वो यहाँ पर रुककर इनका सामना कर सके, और वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन भी नहीं कर सकती थी, इसलिए भागना ही बेस्ट ऑप्शन था। अचानक लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी पूरी पावर लगा देती है और तेजी से गुफा से बाहर आकर वहाँ से भागने लगती है। लेकिन लिटिल फेरी डॉक्टर को भागता देख एल्डर बिंगयू भी रेडी हो जाता है। वो जल्दी से लिटिल फेरी डॉक्टर पर
आइस सीलिंग फॉर्मेशन से हमला कर देता है। अचानक से उसके हाथ से एक सील निकलती है जो सीधा आसमान में चली जाती है और आसमान में एक ब्लास्ट के साथ वो सील चारों तरफ फैलने लगती है। अगले कुछ ही पलों में वो सील पूरे माउंटेन के चारों तरफ फैल चुकी थी। उसने माउंटेन को कवर कर लिया था। एक तरह से कहा जाए तो अभी के लिए उसने पूरे माउंटेन के चारों तरफ एक बहुत ही खतरनाक और मजबूत आइस का बैरियर बना दिया था, जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन था क्योंकि इसमें एक 6 स्टार डाउजोंग की पावर थी। बैरियर को देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर भागना बंद कर देती है क्योंकि वो जानती थी कि वो चाहे कितने भी कोशिश कर ले पर इस बैरियर को नहीं तोड़ पाएगी। इस बैरियर की एक खास बात थी, इस बैरियर के अंदर मौजूद कोई भी योद्धा बाहर नहीं देख सकता था, इस बैरियर के बाहर नहीं देख सकता था, लेकिन इस बैरियर के बाहर मौजूद योद्धा बैरियर के अंदर चल रही हर घटना को देख सकते थे। अभी के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर बाहर देखने में असमर्थ थी, इसलिए उसकी परेशानी और बढ़ गई थी। अगर उसे पता ही नहीं चलता कि बाहर क्या चल रहा है तो वो भागने का सही रास्ता कैसे ढूंढती। अभी के लिए वो आसमान में रुक गई थी। उसे रुका देख एल्डर बिंगयू हंसने लगता है और कहता है, पॉइजन लेडी, क्या तुम अब भी भागना चाहती हो? मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, सरेंडर कर दो। पता नहीं पर क्यों एल्डर बिंगयू पिछले आधे एक घंटे से लिटिल फेरी डॉक्टर को लगातार सरेंडर करने का मौका दिए जा रहा था। उसकी ये हरकतें, उसका लिटिल फेरी डॉक्टर को बार बार मौका देना, ये बता रहा था कि वो सच में शायद लिटिल फेरी डॉक्टर को नहीं मारना चाहता था। पर ऐसा क्यों था? इसका जवाब एल्डर बिंगयू, एल्डर बिंगफू और लिटिल फेरी डॉक्टर के अलावा कोई और नहीं जानता था। एल्डर बिंगयू के इतने कहने पर भी जब लिटिल फेरी डॉक्टर सरेंडर नहीं करती है तो एल्डर बिंगयू फिर से लिटिल फेरी डॉक्टर पर हमला करने जाने लगता है। वो अपना हाथ लहराता है और अगले कुछ ही पलों में वो लिटिल फेरी डॉक्टर के सामने था। वो अपने हाथ को एक अलग पैटर्न में मूव करता है और लिटिल फेरी डॉक्टर पर फिस्ट से हमला कर देता है। उसके अचानक से आए हमले पर लिटिल फेरी डॉक्टर तैयार नहीं थी, लेकिन वो जल्दी से अपने डोइकुई एक्टिवेट करती है और अपनी पावरफुल डोइकुई से एक पंच रेडी करती है। लिटिल फेरी डॉक्टर भी पंच मार देती है। उसने ये पंच बिंगयू के हमले का सामना करने के लिए मारा था, लेकिन ये बात वो भी जानती थी कि बिंगयू को हराना या बिंगयू के किसी भी हमले का और सामना करना अभी उसके बस में नहीं है। लेकिन फिर भी वो आखिरी कोशिश करना चाहती थी। दोनों ही हमले आपस में टकरा जाते हैं। दोनों हमलों के टकराने से एल्डर बिंगयू 2 कदम पीछे चला जाता है। वहीं लिटिल फेरी डॉक्टर अभी के लिए किसी टूटे हुए पेड़ के पत्ते की तरह कई कदम पीछे चली गई थी। उसकी बॉडी के पॉइजन के आउट ऑफ कंट्रोल हो जाने की वजह से वो पहले से ही एक खराब हालत में थी। और जब एल्डर बिंगयू और एल्डर बिंगफू ने इसके बावजूद भी उस पर हमला कर दिया तो इससे उसकी इंजरीज काफ़ी सीरियस हो गईं। अभी के लिए वो बहुत ही ज़्यादा घायल थी और उसकी पावर भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी। अभी उसके पास सिर्फ एक 1 स्टार डाउजोंग जितनी पावर थी। ऐसे में उसके लिए एल्डर बिंगयू जैसे एक 6 स्टार डाउजोंग का सामना करना लगभग नामुमकिन था। इधर लिटिल फेरी डॉक्टर की ऐसी हालत देख एल्डर बिंगयू कहता है, पॉइजन लेडी, मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूँ, घुटने टेक दो और सरेंडर कर दो। और हाँ, ये मेरा तुम्हें दिया हुआ आखिरी मौका है। मैं पहले ही तुम्हें कई सारे मौके दे चुका हूँ, लेकिन तुमने फिर भी सरेंडर नहीं किया, इसलिए अब मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। अगर अब भी तुमने सरेंडर नहीं किया तो मैं सच बता रहा हूँ, मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ और इसके लिए मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन लिटिल फेरी डॉक्टर अभी भी सरेंडर नहीं करती है। ये देख बिंगयू लिटिल फेरी डॉक्टर के सामने पहुंच जाता है और उस पर फिर से हमला कर देता है। उसके हमले को अपनी तरफ बढ़ता देख लिटिल फेरी डॉक्टर निराशा में सिर हिलाने लगती है। उसके पास अब एक ही रास्ता बचा था, अपने पॉइजन पर लगी उस सील को हटा देना। अभी के लिए वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन का यूज़ नहीं कर सकती थी, इसलिए ये उसके पास आखिरी मौका था। हाँ, ऐसा करने से बहुत जल्द उसकी पॉइजन बॉडी का पॉइजन उसकी पॉइजन बॉडी पर हावी हो जाएगा और अगले कुछ ही महीनों में उसकी पॉइजन बॉडी किसी बॉम्ब की तरह एक्सप्लोड हो जाएगी, फूट जाएगी। लेकिन लिटिल फेरी डॉक्टर के पास अभी के लिए इसके अलावा कोई और चारा भी नहीं था।
अगर वो ऐसा नहीं करती तो आज ये एल्डर बिंग्यू उसे मार देता। अपने मन में एक पक्का इरादा बना वो अपना हाथ लहराती है। उसके हाथ पर एक सील दिखाई पड़ने लगती है। उस सील को देखकर बिंग्यू समझ जाता है लिटिल फेरी डॉक्टर क्या करने वाली है। लिटिल फेरी डॉक्टर को रोकने के लिए वो अपने हमले की स्पीड बढ़ा देता है और अपनी जी जान लगाकर अपनी पूरी स्पीड के साथ लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ बढ़ने लगता है। उसे अपनी तरफ बढ़ता देख लिटिल फेरी डॉक्टर भी अपनी सील का साइज बढ़ा देती है और तेजी से अपने पॉइजन के ऊपर की सील हटाने जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती तभी अचानक से एक जोरदार आवाज़ उसके कानों में गूंज पड़ती है। लिटिल फेरी डॉक्टर जब मुड़कर देखती है तो उसे पता चलता है एल्डर बिंग्यू के आइस बैरियर को किसी ने तोड़ दिया था। इधर एल्डर बिंग्यू लिटिल फेरी डॉक्टर के सामने पहुंच गया था। वो लिटिल फेरी डॉक्टर पर अपने फिस्ट से हमला कर देता है, पर तभी एक हाथ बीच में आ जाता है और एल्डर बिंग्यू को एक जोरदार पंच मारता है और उस पंच के साथ ही एल्डर बिंग्यू कई कदम पीछे चला जाता है। एल्डर बिंग्यू को किसने रोका है, ये हमला किसका था, ये जानने के लिए सभी लोग उसी तरफ देखने लगते हैं। लिटिल फेरी डॉक्टर भी ये जानना चाहती थी। वो भी अपने सामने देखती है और तभी उसकी नज़र एक लड़के के चेहरे पर पड़ती है। वो लड़का एक खतरनाक स्माइल के साथ कहता है, मुझे माफ़ कर देना लिटिल फेरी डॉक्टर, मुझे आने में लेट हो गया, पर अब तुम चिंता मत करो, अब मैं आ गया हूँ और मेरे यहाँ आने के साथ ही इन आइस रिवर वैली वालों की भी शामत आ गई है। उस लड़के का चेहरा देख लिटिल फेरी डॉक्टर तेजी से अपनी पलकें झपकाने लगती है, जैसे कि वो चेक कर रही हो कि वो कहीं सपना तो नहीं देख रही है। पर कुछ ही पलों में उसे समझ आ जाता है कि वो कोई सपना नहीं देख रही है। और अब इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।